हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर निशानुल हक, जो कि कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं हैदराबाद में। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। सर, जैसे आप सबको पता है कि रमज़ान का महीना आ चुका है और रमज़ान की आमद है अल्हम्दुलिल्लाह। इस हवाले से आज हमने रमज़ान और डायबिटीज़ और डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से हमने आज का ये एपिसोड कंडक्ट किया है। तो विदाउट फर्दर अडू हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं और फ़ौरन पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर, मेरा जो पहला क्वेश्चन है वो आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक है कोरोना वैक्सीनेशन, उसके हवाले से है कि एक डायबिटीज़ का पेशेंट जो रोज़े रख रहा है, उसको क्या अपनी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए? अच्छा, इस सवाल के दो पहलू हैं। एक तो ये कि कोरोना वैक्सीनेशन करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए। दूसरा ये कि रमज़ान में अगर शेड्यूल टाइम आ जाता है तो क्या रोज़े की हालत में लगवा सकते हैं या नहीं, क्योंकि डोजेज जो शेड्यूल टाइम है वो मोस्टली रोज़े के टाइम नहीं आएगा। तो पहला सवाल कि लगवानी चाहिए या नहीं, बिल्कुल 100% हम रिकमेंड करते हैं अपनी तमाम पॉपुलेशन को, चाहे वो किसी भी एज के हों, वैक्सीनेशन ज़रूर होनी चाहिए और लाजमी होनी चाहिए। और इसमें किसी भी किस्म का शक नहीं है, ये बिल्कुल सेफ़ है और हम बाकायदा एक्सरसाइज करते हैं और गाइड करते हैं बहुत 100% के साथ कि इसको ज़रूरी लेना है। अगर अपने लिए नहीं तो एज ए होल कम्युनिटी दूसरे पर्सन की सेफ्टी के लिए भी हमें लेना है। अच्छा, अगर शेड्यूल जो है वो रमज़ानों के दौरान आ जाता है तो क्या रोज़े की हालत में वैक्सीन लेना जो है वो सही है या नहीं? तो इसके हवाले से ये है कि जो भी IM इंजेक्शन है, जो वैक्सीन है हम इंट्रामस्कुलर लगाते हैं, तो जो भी IM इंजेक्शन है वो रोज़े की हालत में लिए जा सकते हैं अनटिल एंड अनलेस वो ताकत के या किसी ऐसी चीज़ के ना हो जिससे जिस्म को क़ुव्वत पहुँचती है। तो वैक्सीनेशन एक इम्यूनिटी का प्रोसेस जनरेट करने के लिए दी जाती है, तो ये रोज़े की हालत में ली जा सकती है। हमारा दूसरा सवाल जो है वो रमज़ान के अंदर जो डायबिटिक्स हैं और कोविड भी, जिस तरह से आपको कोविड की थर्ड वेव जो है वो आ चुकी है और डेली केसेस भी रिपोर्ट हो रहे हैं, तो रमज़ान के अंदर डायबिटिक को एक्स्ट्रा कोई प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है या नहीं? देखें, एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस तो बात उस वक्त आएगी जब हम बेसिक प्रिकॉशंस कर रहे होंगे। सबसे पहले तो बेसिक जो प्रिकॉशंस हैं हमें उसका ख्याल रखना चाहिए होगा, क्योंकि जब अफ्तारी का टाइम आता है तो वो जो पीक टाइम होता है 1 से 2 घंटे का, हमारे बाज़ारों में हमारी जो शॉप्स होती हैं उसमें इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड एरिया होता है कि वहाँ सारी SOPs जो है वो पीछे रह जाती हैं। अगर उस वक्त तक बेसिक SOPs का जब तक ख्याल नहीं रखा जाएगा तो फिर एक्स्ट्रा जो है केयर वो बाद में आएगी। सबसे पहले आपने जो भी शॉपिंग करनी है, जो भी आपने बाहर से लेना है, अलग एक टाइम निकालें, दिन का टाइम हो या ऐसा टाइम हो जहाँ पे भीड़ कम हो, और आप उसी वक्त जो है वो अपना टाइमली शेड्यूल्ड करके अपना सौदा जो भी आप पहले ले लें, ताकि आपको उस भीड़ और उस रश वाले एरिया में, रशी एरियाज़ में जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो और कोरोना होने का चांस ना हो। दूसरा, फेस मास्क और हैंड वॉशिंग, सोशल डिस्टेंसिंग, वो तो सबको पता ही है। एक्स्ट्रा जो प्रिकॉशंस करनी होगी डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट जो है वो तब ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ होते हैं और उनको ज़्यादा खर्चा होता है, और होने के बाद उनमें मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी का रेशो भी बहुत ज़्यादा देखा गया है, जिससे कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा सामने आती हैं। तो उनको जो है ड्यूरिंग रमज़ान अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा कि ऐसी डाइट ली जाए कि जिसमें उनकी इम्यूनिटी जो है वो बूस्ट हो। सिर्फ जो हमारे यहाँ आजकल मुरगम ग़िज़ाएँ और जो रमज़ान में हमारी जो ट्रेडिशनल डाइट्स है उससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो अफेक्ट होती है। हमें ऐसी डाइट का इस्तेमाल करना होगा जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करे। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है वो अपनी डाइट में शामिल करने होंगे। ये हमारी एक्स्ट्रा केयर होगी और बेसिक केयर तो वैसे ही है। थैंक यू सो मच सर। अगला सवाल मेरा मज़ीद मैं चाहूँगा कि हम थोड़ी सी और लाइट शेड करें डाइट के ऊपर, क्योंकि रमज़ान में ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स जो है वो लोगों की तब्दील होती हैं और स्पेशली फॉर डायबिटिक्स उनकी भी तब्दील हो रही होती हैं। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आप रेकमेंड करते हैं कि दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम प्री डायबिटीज़ एंड दोज हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज़ वो अपनी डाइट का हिस्सा बनाएं, जिससे उनका रमज़ान भी मैनेज हो सके और साथ साथ में उनकी डायबिटीज़ भी मैनेज हो सके? अच्छा, प्री डायबिटीज़ के लिए तो रमज़ान तो ब्लेसिंग होती है। अगर वो बिल्कुल प्रॉपरली जो है वो
हमारी जो बुकिश लैंग्वेज है हम उसमें यूज़ करें, तो इंटरमीडिएट फास्टिंग जो हम कर रहे होते हैं रोज़े में, ये उनके लिए तो एक आइडियल है। जो कि प्री डायबिटीज़ हैं, हम तो उनको डेली रूटीन में भी कहते हैं कि आप इंटरमीडिएट फास्टिंग करके इसी तरह फास्ट करें और अपनी डाइट को जो है वो प्लान करें, जिसमें एक मील हो और तकरीबन उसके बाद 12 से 16 घंटे का आपको जो है वो फास्टिंग का टाइम हो और फिर आपका सेकंड मील हो। उसमें जो डायबिटिक पेशेंट हैं उनके लिए जो कैटेगरीज जो है वो हमने डिवाइड कर दी हैं कि जो कैटेगरी ए में है, बी में है और सी में है, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज़ और उनकी डायबिटिक कंट्रोल के हिसाब से हमको कैटेगराइज करते हैं। तो जिनको हम रोज़ा रखने का मशवरा देते हैं तो फिर हम उनको कहते हैं कि आप जो है वो अपनी डाइट इस तरीके से रखें कि वो तमाम ग़िज़ाएँ जिसमें बहुत ज़्यादा शुगरी आइटम्स, हाई कार्बोहाइड्रेट्स और बहुत ज़्यादा ऑयली और फैटी फूड्स, जैसे कि हमारे जो ट्रेडिशनल हैं, सहरी के अंदर हम लोग ज़्यादा हलवा पूरी, मैनी वगैरह और निहारी, पराठे, इस फूड की बजाय अगर हम सिंपल चपाती लें, कोई भी हम साथ में जो है वो वेजिटेबल्स या मीट लें, साथ में एग, दही, कर्ड वगैरह लें, तो ये प्रॉपर डाइट बन जाती है। इसी तरह जब हम रोज़े की तरफ आते हैं, अफ्तारी की तरफ, तो अफ्तारी में ज़्यादातर हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनल होते हैं वो चाट होती है, दही बड़े होते हैं और समोसे, पकौड़े, इस तरह की जो चीज़ होती है वो सारी ऑयली और कार्बोहाइड्रेट से रिच सारी फूड होते हैं, तो जो कि डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। और जो हम उसमें जूसेस और जो शुगरी बेवरेजेस यूज़ करते हैं वो भी सारी जो है वो ओमिट करनी पड़ती है। और ड्यूरिंग बिटवीन का जो टाइम होता है सहरी और अफ्तारी का, उसमें कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इंटेक करें ताकि आपका जो अगला रोज़ा है उसमें आपको डिहाइड्रेशन ना हो। तो ये मुख्तलिफ एक प्लान होता है जो इंडिविजुअल बेस में हम देते हैं। तो नट शेल में तो इसी तरीके से समझाया जा सकता है, जैसे कि इंडिविजुअलाइज पेशेंट आता है तो हम उसको इंडिविजुअलाइज प्लान भी देते हैं। डायबिटीज़ का जो पेशेंट है वो कोमॉर्बिडिटीज़ के साथ भी आ रहा होता है, जिसमें किडनी, हार्ट और मुख्तलिफ आज़ा जो है उसके कॉम्प्रोमाइज पोजिशन में स्टेट्स में होते हैं। तो आपके एक इस तरह के पेशेंट के लिए आपकी क्या एडवाइस होती है कि क्या उसको रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, और उनको उसको रमज़ान के दौरान स्पेशली किन किन चीज़ों से एहतियात करने की ज़रूरत है? जनरली अगर देखा जाए तो जब भी कोमॉर्बिडिटीज़ पैदा होती हैं, इसका मतलब ये होता है कि डायबिटीज़ एडवांस हो गई है, डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो गई हैं, किडनी इन्वॉल्व होना शुरू हो गई है, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब होना शुरू हो गया है, ब्लड प्रेशर शूट करने लग गया है, हार्ट की प्रॉब्लम आना शुरू हो गई हैं, नज़र आने का रेटाइनोपैथी स्टार्ट हो गई है, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, ये सारी उसकी कॉम्प्लिकेशन में शुमार हो जाती हैं। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा पेशेंट डायबिटीज़ का कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाने के बाद उसके लिए रोज़ा रखना बहुत मुश्किल होता है। तो ऐसे पेशेंट को हम डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि आप रोज़ा रख सकते हैं या रोज़ा नहीं रख सकते। इस पेशेंट की हम इवैल्यूएशन करते हैं, उसको हम कैटेगराइज करते हैं और फिर उसके रिस्क एंड बेनिफिट कैलकुलेट करके फिर हम उसको गाइड करते हैं कि आया वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं। लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो कि कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट उनको मना करना पड़ता है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते, और जनरल उनकी कोई कंडीशन ऐसी होती भी नहीं कि वो रोज़ा टॉलरेट कर पाए। डॉक्टर साहब, आपके पास पेशेंट्स आते हैं, रमज़ान से पहले भी आते हैं, रमज़ान के दौरान भी आते हैं, तो हमारे नाज़रीन से शेयर कीजिएगा कि ऐसे कौन से वो सवालात हैं जो कि आपसे जो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं या प्री डायबिटीज़ के जो मरीज़ हैं वो आपसे सबसे ज़्यादा कौन से सवाल पूछते हैं, इस बारे में थोड़ी सी हमें गाइडेंस करें। सबसे ज़्यादा तो यही सवाल किया जाता है कि क्या मैं रोज़ा रख सकता हूँ, तो उसका जवाब यही होता है। और ये एक बड़ी डिटेल वीडियो भी मैंने इसमें अपनी शेयर की है अपने यूट्यूब चैनल पर, तो वो उसको देखा जा सकता है। बेसिकली रोज़ा रखना और ना रखना ये जो है वो एक दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो आपकी डायबिटीज़ पे, दूसरा ये पेशेंट पे भी डिपेंड करता है कि वो कितना रिलीजियसली इंटैक्ट है। बहुत सारे तो पेशेंट होते हैं कि वो बहाना ढूंढ रहे होते हैं कि डॉक्टर साहब से इजाज़त मिल जाए, और बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि डॉक्टर किसी तरीके से हाँ कर दें। तो हमें पेशेंट की जो है डिपेंडेंसी नहीं होती, हमें जो है उसकी डायबिटीज़ और उसकी हेल्थ को लेके बेहतर फैसला करना होता है, ताकि जिससे जो है वो फर्स्ट ज़्यादा हो जाए और उसकी शुगर भी कंट्रोल्ड है और पेशेंट का भी नुकसान ना हो। दूसरा जो ज़्यादातर सवाल पूछा जाता है वो ये कि क्या हम शुगर चेक करें तो हमारा रोज़ा तो नहीं टूट जाता। तो उसमें हम यही गाइड करते हैं कि रोज़ा चेक करें, और शुगर चेक करने से रोज़ा नहीं टूटता।
दूसरा जो तीसरा सवाल ज़्यादातर ये होता है कि क्या हम किस वक्त जो है वो ऐसी हालत हो जाए कि हम रोज़ा खोल सकते हैं। तो वो जो कंडीशन है उसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि अगर आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाए और आप उस टाइम अपनी शुगर चेक करें और आपकी शुगर 50 और बिलो 50 है, 55 या बिलो 60 है, तो अपने मौलिद से मशवरा करके आप रोज़ा खोल सकते हैं। लेकिन अगर 60 से अबव है तो फिर जो है वो हम एडवाइस करते हैं कुछ ऐसे मेजर्स के जिनसे रोज़ा बचाया जा सकता है, उनकी पेशेंट की चेकअप के बाद और पेशेंट के जो रोज़े का टाइम है, कितना ड्यूरेशन है, उसकी फिजिकल एक्टिविटी कितनी है, उन सबको मद्देनज़र रखते हुए उसको मशवरा दिया जाता है। चौथा सवाल कि हम ऐसी क्या डोजेज लें कि हमारा रोज़ा जो है वो अच्छा होता जाए। तो उसमें हम पेशेंट की मुख्तलिफ अद्वियात हैं, कुछ को इंसुलिन है, किसी को ओरल ड्रग्स चल रही हैं मॉर्निंग में, किसी को दूसरी इंसुलिन सेंसिटाइजर्स चल रहे हैं, तो सबकी अलग अलग डोजेज एडजस्टमेंट होती है ड्यूरिंग रमज़ान, ताकि वो पेशेंट जो है वो हाइपोज जो शुगर का लो होना है उससे प्रिवेंट रह सके, डिहाइड्रेशन खून का पानी की कमी हो जाना उससे प्रिवेंट रहे, तो उसके हिसाब से हम जो है वो डोजेज एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि हम कितनी फिज़िकल एक्टिविटी करें, क्योंकि जैसे कि रमज़ान गर्मियों में आ रहा है, तो अगर फिज़िकल एक्टिविटी जैसे कि हम एडवाइस कर रहे होते हैं 80 to 40 मिनट्स आप डेली जो है वो अपना एक्सरसाइज को फिज़िकल एक्टिविटी को दें, तो वो कम होके शेक हो जाएगा। और फिज़िकल एक्टिविटी डे टाइम की बजाय अगर आप नाइट टाइम में करें, जब सन की जो हॉटनेस है वो नहीं होगी, तो उसमें आपकी स्वेटिंग भी कम होगी और डिहाइड्रेशन से भी बच सकती है। वेरी वेल सर। सर आपने अपने इस क्वेश्चन के लास्ट जवाब के अंदर आपने डोजेज एडजस्टमेंट की बात की, तो बहुत सारे पेशेंट्स डॉक्टर्स के तरफ रुख कर रहे होते हैं रमज़ान से पहले टू एडजस्ट देयर डोजेजेस, तो इस हवाले से आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे पेशेंट्स? इस हवाले से एडवाइस तो यही है कि जब भी रमज़ान आए तो उससे पहले ज़रूर अपने मौलिद के पास जाएँ, और मौलिद के पास जाने से पहले एक शुगर जिसको हम फास्टिंग कहते हैं, और एक खाने के 2 घंटे के बाद तो उस तरह के जो शुगर का लेवल है वो पहले से ही चेक करके अपने डॉक्टर के पास जाएँ। फिर डॉक्टर आपका जो है वो चेक करके आपको सही मशवरा करेगा कि आपकी डोजेस किस तरीके से एडजस्ट करनी है। खुद से जो है वो एडजस्ट करना खतरनाक हो सकता है। और सर which brings me to my last question, which is that आपके रमज़ान का महीना है, डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए आप कोई फाइनल एडवाइस या कोई फाइनल मैसेज देना चाहें तो सर स्टेज इज़ योर्स। थैंक यू सो मच। डायबिटीज़ पेशेंट के लिए जो एडवाइस है वो यही है कि ये एक बेहतरीन मौका है कि जब आप अपने अल्लाह के करीब हो सकते हैं, तो डायबिटीज़ और अपनी हेल्थ के साथ साथ अपना जो रूहानी इलाज है उसकी भी फिक्र करें और रोज़ा रखने की हद्दुल-इम्कान कोशिश करें, और इस बात को यकीनी बनाएं अपने डॉक्टर से मिलकर कि क्या वो रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अगर रोज़ा रख सकते हैं तो किन शराइत के साथ रख सकते हैं। नमाज़ों के लिए ज़्यादा टाइम निकालें, नफली इबादत का एहतमाम करें। इसके साथ साथ जो डायबिटीज़ है उसमें ज़रूर एक चेकअप, जैसे कि पहले डिस्कस किया गया, चेकअप के बाद जो है वो आप अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखें। आप सहूर और अफ्तार जो है वो अपने इतना हेल्दी डाइट से करें कि आपकी जो शुगर है वो मेंटेन रहे और अनकंट्रोल की तरफ ना जाए। इन बिटवीन आप पानी का इंटेक इतना ज़्यादा अच्छा रखें कि आपको डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि उमूमी तौर पे या तो शुगर लो होती है या शुगर हाई हो जाती है या पानी की कमी का शिकार होते हैं पेशेंट। उन तीनों से इसी तरीके से डाइट प्लान को और प्रॉपर मैनेज करके ईज़िली जो है वो हम मैनेज कर सकते हैं। तो मेरी आप सब लोगों से यही जो है वो गुजारिश है कि ज़रूर इसको एक अच्छा हेल्दी टाइम बनाएं अपने इबादत के लिए भी और शुगर के हवाले से भी अपना ख्याल रखें।